बीजेपी का ये भी मानना है कि ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, ये बाइपोलर है। जिसकी पूरी कोशिश है कि बिहार में भी अब सत्ता भाजपा के हाथ में आ जाए और जो यूपी वाला मॉडल है बुलडोजर का, वो मॉडल बिहार पर थोप दिया जाए। तो बुलडोजर बनाम बदलाव। अभी भी नीतीश कुमार जो है वो क्वाइट पॉपुलर लीडर है अमंग वुमेन वोटर्स। बहुत पॉपुलर तो हमें लगते नहीं है, लेकिन नीतीश जी, अमित शाह जी ने प्रेडिक्शन किया 160 फॉर एनडीए। वो तो 400 पार वाले लोग हैं, बहुत प्रेडिक्शन करते हैं। 243 में अगर 250 भी बोल देते मुझे कोई हैरानी नहीं होती। मुकेश सहनी एज अ डिप्टी सीएम, एक स्मार्ट मूव था या एक स्टंट था या एक कॉम्प्रोमाइज है? नहीं, ये कोई स्टंट नहीं है। मेरे ख्याल से जो बात है कि बिहार में अति पिछड़ी जाति के लोगों को और सम्मान चाहिए, जगह चाहिए, और उस दिशा में एक इसको स्मार्ट और तो हम नहीं कहेंगे, जरूरी नेसेसरी एक पूरा। बिहार के चुनावों में तीखापन आ चुका है। जो दोनों ही गठबंधन हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या डायनेमिक्स उभर कर अभी सामने आ रहा है? हमने सभी जो मेन की प्लेयर्स हैं उनसे बात की। आज हम एक और की प्लेयर से बात कर रहे हैं जो महागठबंधन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। आप स्टैटिस्टिशियन हैं, इस बार आपका स्ट्राइक रेट कितना है? मेरा डिग्री है। हाँ। वो मैं हूँ नहीं, लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट क्या रहेगा महागठबंधन का? महागठबंधन की अगर बात करें तो हम तो समझ रहे हैं कि इस बार महागठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलने जा रहा है। उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? वजह ये है कि 2020 में ही लोग ये चाहते थे। एक तरह से 5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ये वेटिंग लिस्ट पर था। तो 5 साल बाद तो कंफर्म हो ही जाना चाहिए। तो 5 साल में लोगों का जो बिहार में एक्सपीरियंस हुआ, उससे और बदलाव की जरूरत ज्यादा महसूस हुई, बदलाव का संकल्प और मजबूत हुआ। अब ये बात है कि चुनाव को थोड़ा अस्त व्यस्त करने के लिए 2 बड़े प्रयोग बिहार में किए जा रहे हैं। एक तो एसआईआर का हमला, जो देश में कभी नहीं हुआ था, उससे एक तरह का डिसरप्शन है बिहार में। सेकंड, इतने बड़े पैमाने पर जो मनी ट्रांसफर हो रहा है, ये भी देश में कभी नहीं हुआ था। ये 2 फैक्टर जरूर है जिसके बल पर लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा। लेकिन मुझे जो भरोसा है वो लोगों पर है। लोग लड़ने वाले लोग हैं और 5 साल से तैयारी कर रहे थे। इस बार, पिछली बार 5 पार्टी का गठबंधन था, इस बार 7 पार्टी का गठबंधन बना। जो 2 नई पार्टी है, वीआईपी और आईआईपी, इससे हमें लगता है कि उत्तर बिहार में हमारे चुनावी प्रदर्शन में काफी सुधार आएगा। और जो निर्णायक बहुमत से मेरा मतलब है कि अभी देखिए 122 से बहुमत बनता है, तो अगर 125-30 का आंकड़ा होगा तो इस सरकार को लोग चलने नहीं देंगे। तो हमें तो चाहिए, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे सामने जो स्ट्राइक रेट कह लीजिए, आस्किंग रेट कह लीजिए, कि 143 प्लस, एनडीए को 100 से नीचे रखना। अमित शाह जी ने प्रेडिक्शन किया 160 फॉर एनडीए। वो तो 400 पार वाले लोग हैं, बहुत प्रेडिक्शन करते हैं। 243 में अगर 250 भी बोल देते मुझे कोई हैरानी नहीं होती। प्रेडिक्शन करते हैं, और प्रेडिक्शन सिर्फ नहीं करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हर तरह के तिक्रम भी करते हैं, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं है। तो जब कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर शायद इसी तरह की उनकी तैयारी है। तो बिहार के लिए तो बिहार को चुनौती दे दी गई है, चुनाव नहीं है, चुनौती है बिहार के लोगों को। रोक सको तो रोक लो। हम महाराष्ट्र को दोहराना चाहते हैं और बिहार ने तय कर लिया कि भाई ये महाराष्ट्र नहीं है, बगल में झारखंड है, हम झारखंड के ज्यादा करीब है, तो झारखंड ने जो किया हम भी वही करेंगे, इसको ठुकराएंगे और यहाँ सरकार बनेगी। 2 बातें आपने कही। एक एसआईआर का मुद्दा बोला, जब इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका कहना था कि कोई आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। और दूसरा, जो आप पैसा ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा घूसखोरी हो गई। तो आप लोग ये मुद्दा इसी तक क्यों नहीं ले जा रहे? अब इसी तक मुद्दा ले जाइए तो क्या, इसी को तो लोग देख रहे हैं, ये कैसा इसी है। अब एसआईआर में भी जितने मुद्दे गए उनके सामने, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो तो मजाक कोड ऑफ कंडक्ट बन गया। कम से कम विपक्ष के लिए, विपक्ष के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन सरकार तो पूरी तरह से इम्प्यूनिटी है। इसीलिए हमें लगता है कि इसी पर तो क्या बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि लोग इसको देख रहे हैं, लोगों की नजर में बातें हैं। और वो 10,000 रुपये दे करके, जो आपने कहा कि सही शब्द है, इलेक्टोरल ब्राइबरी है, तो लेकिन लोग तो घूस के खिलाफ है। लोग परेशान है घूस से, कि हर जगह छोटे छोटे काम के लिए भी घूस देना पड़ता है, और इसीलिए घूस लेकर के वोट लोग नहीं करेंगे। 10,000 जो है वो लोगों का जो हक बनता है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो उसी रूप में लोग इसको लेंगे और पूरे
संपूर्ण अधिकार के लिए लड़ाई जारी है। मोकामा में जो हादसा हुआ था, अभी अनंत सिंह जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। आपका क्या मानना है कि ये किसके फेवर में जाएगा? देखिए, मोकामा के अंदर उस विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ओवरऑल बिहार में ओवरऑल जो है, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ये जो लोग आके जंगल राज कर रहे थे, तो मोकामा ने तो दिखाया कि आज बिहार में क्या है, ये महाजंगल राज है। अगर अतीत में कभी आप जंगल राज कहते हैं, तो आज जिस दौर से बिहार गुजर रहा है, ये तो महाजंगल का दौर है। इसीलिए बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव है वो मोकामा में एक तरीके से धराशायी हो गया। तो मोकामा ने पूरी तरह से भंडाफोड़ कर दिया। बीजेपी का ये भी मानना है कि ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, ये बाइपोलर है। और आपको क्या लगता है, एज आपकी जो पार्टी है वो इस तरह से विभाजन ना हो वोट का, उसको रोकने के लिए क्या करेगी? नहीं, हमें लगता है कि एसेंशियली तो चुनाव बाइपोलर है। एसेंशियली चुनाव बाइपोलर है। और जो एक तीसरा पोल बनाने की बात कर रहे थे हमारे प्रशांत किशोर, और वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि लड़ाई उन्हीं के साथ है। वो तो कह रहे थे इंडिया कहीं है ही नहीं, एनडीए बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई है। और विडंबना यह है कि उनके जो भी उम्मीदवार मैदान से हट रहे हैं, या उनका कहना है कि भाजपा वाले इनको लड़ने नहीं दे रहे हैं, डरा रहे हैं, दबा रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं, वो सारे लेकिन भाग करके भाजपा के पक्ष में खड़े हो गए। ये एक विडंबना है कि आप, अगर आपकी लड़ाई भाजपा से थी, तो आपके उम्मीदवार निकल करके क्यों उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो एसेंशियली बाइपोलर है। और बाइपोलर क्या, लड़ाई एक्चुअली बिहार और उधर जो केंद्र की सरकार है, जिसकी पूरी कोशिश है कि बिहार में भी अब सत्ता भाजपा के हाथ में आ जाए, और जो यूपी वाला मॉडल है बुलडोजर का, वो मॉडल बिहार पर थोप दिया जाए। तो बुलडोजर बनाम बदलाव, बुलडोजर बनाम बिहार, मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूँ कि बाइपोलर अगर आप समझना है, तो एक तरफ बुलडोजर का एक पोल है, एक तरफ बिहार का एक पोल है। वीआईपी जो आपके अब न्यू एक अलायंस पार्टनर है, उसको 25 सीट्स मिली, एंड यू आर 25 नहीं, कितना सीट उसको तो मेरे ख्याल से 15 की सीट है। 15 सीट है, या बेसिकली मेरे ख्याल से 12-13 पर ही लड़ रहे हैं, शायद 2 सीट पर फ्रेंडली या वो भी कुछ। तो जो आपके एरियाज हैं, जो आप जहां आप कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको क्या लग रहा है, आप पिछले बार का प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारे जो विधायकों ने जो परफॉर्म किया, इलाके में भी जो परफॉर्मेंस रहा, और एज विधायक दल जो परफॉर्मेंस रहा है, लोग उससे मोटे तौर पर लोगों को अच्छा लगा। क्योंकि हमारे विधायकों ने रिपोर्ट कार्ड जारी विधायकों मतदाता के सामने, क्योंकि ये जो दो बातें हैं जो राजनीति से गायब हो रही है, एक है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता गायब हो रही है, दूसरा है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही गायब। तो हमने कहा कि हम तो चाहते हैं कि राजनीति में ये दो चीजें और मजबूत हो, जनता के हाथ में ये अधिकार हो, जनता की निगरानी, जनता का नियंत्रण। तो ये लोगों को अच्छा लगा। पूरे बिहार में लोगों को पता है कि माले के जो विधायक है वो सिर्फ इलाके के लिए नहीं होते हैं, या किसी एक तबके के लिए नहीं होते हैं। बिहार में जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां भी जुल्म है, अत्याचार है, उसके खिलाफ सबसे पहले वहां पहुंचने वाले, सबसे जोर मुखर होकर के उसके खिलाफ बोलने वाले, लड़ने वाले माले के लोग हैं। तो इसलिए माले के प्रति एक सहानुभूति है। हम उम्मीद करते हैं, कठिन तो है, क्योंकि जिस तरह का हमने कहा कि जो चुनाव है, SIR है, सब कुछ है, बहुत चुनाव भी कितना साफ सुथरा होगा कहना मुश्किल है। अभी हमने देखा कि हमारे एक उम्मीदवार है मदन चंद्रवंशी जी, वोट मांग रहे थे, और कुछ ऐसे गांव से, ऐसे घरों के बगल से गुजर रहे थे जहां कुछ दबंग लोग हैं, उनको बुरा लग गया कि भाई ये एक अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार, लाल झंडे के उम्मीदवार, इनको हिम्मत कहाँ से हुई कि हमारे गांव से गुजर रहे हैं वोट मांग के। तो उस पर उनके ऊपर हमला हो गया। तो जहां इस तरीके के सामंती दबंगई है, और सामंती दबंगई और स्टेट की प्रताड़ना दोनों एक साथ है, तो इसलिए हमारे लिए मैदान तो बहुत आसान तो नहीं है। माहौल एक तरीके से जो जहां हमको ऑपरेट करना पड़ रहा है वो हॉस्टाइल, लेकिन फिर भी जनता पर भरोसा है। सर, आपका कहना है कि महागठबंधन की जो जीत है, इट इज गोइंग टू बी एंड ऑफ मोदी एरा, आप ऐसा क्यों मानते? बिगिनिंग ऑफ द एंड। एंड हमने नहीं कहा, क्योंकि देखिए ये तो लोकसभा चुनाव में ही साफ किया। 400 पार का नारा था, तो एक चुनौती जनता को मिली थी कि रोक सको तो रोक लो। लोगों को बात समझ में आई कि 400 पार का मतलब होगा कि संविधान खत्म, तो लोग संविधान के पक्ष में खड़े हुए, और 400 पार के नारे लगाने वालों को 240 पे लाके खड़ा किया। तो नरेंद्र मोदी इज ऑलरेडी ऑन नोटिस, उनको जनता ने नोटिस दे रखा है,
और बिहार में हमें लगता है कि बिहार से जो चुनाव का जाएगा, क्योंकि बिहार से ज्यादा नेशनल और कोई स्टेट नहीं है। बिहार सबसे ज्यादा नेशनल स्टेट है, बिहार कोई लोकल नहीं है। बिहार नेशनल है, पूरे देश में फैला हुआ है। तो बिहार से जो बात निकलेगी हमेशा ये दूर तलक जाती है और पूरे देश में गूंजती है, देश को प्रभावित करने वाली बात होती है। इसीलिए हमने कहा कि मोदी जी इतनी ताकत लगा करके तो बिहार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि भाई बिहार में हम ही हैं और कोई नहीं है, जनता क्या बोलेगी। तो बिहार जब बोलेगा तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर पूरे देश पर असर जाएगा। That's why I said this will be the beginning of the end of the Modi era. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को क्रिटिसाइज किया है कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उनको टिकट मिला है सिवान में। आपका इस पर क्या राय है? मैंने आपके हालांकि बयान पढ़े हैं, लेकिन एक बार आप क्लैरिफाई कर दें। नहीं, हमें लगता है कि देखिए, आप किसी भी चीज को, एक शहाबुद्दीन थे, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे, हम लोगों ने भी आरोप लगाया, हम लोग उनको जेल पहुंचाने का काम किए। तो निश्चित तौर पर सिवान के लोग भी बहुत उस समय नाराज थे, लोगों ने किया। आज शहाबुद्दीन नहीं है, लेकिन वो शहाबुद्दीन का बेटा है, इसीलिए उनको शहाबुद्दीन के साथ जोड़ देना पूरी तरह से, ये मुझे ठीक नहीं लगता कि हर एक कोई नए नौजवान कोई आ रहे हैं, जज हिम और हर ऑन ओन मेरिट पे आप जज करना चाहिए। उनकी पॉलिटिक्स क्या सामने आता है वो लोग देखेंगे, सिवान के लोग। और ये जो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए ज्यादा बोल रहा है कि उनके नाम में ओसामा है। अब ये सब तो गजब की बात है, किसी का नाम देख करके ओसामा है तो उनको बिन लादेन से जोड़ दो, अब ये कह दो। ये तो जो पूरे इस तरीके से इस्लामोफोबिक पॉलिटिक्स है, एक नफरत फैलाने वाला। मैं विमेन वोटर्स से काफी बात कर रही थी, यंगस्टर्स से भी बात कर रही थी, फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात कर रही थी। अभी भी नीतीश कुमार जो है वो क्वाइट पॉपुलर लीडर है अमंग विमेन वोटर्स। सो आप लोग इसको कैसे वो कर रहे हैं, मतलब लाइक आप इस थिंक कैसे वही हमने कहा अभी कि बहुत पॉपुलर तो हमें लगते नहीं है, लेकिन नीतीश जी एक जमाने में उन्होंने कुछ काम किया, उसका एक अप्रिसिएशन है। महिला एजुकेशन के लिए कुछ काम उन्होंने किया, या थोड़ा बहुत जो भी महिलाओं को रोजगार मिल रहे थे उसमें नीतीश जी का एक रोल था। लेकिन आज जो महिलाओं की डिमांड है कि हमें सिक्योर जॉब्स चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जीने लायक वेतन चाहिए, पैसे चाहिए, सुरक्षा सम्मान चाहिए, जो नहीं है बिहार में आज। और आज के डेट में महिलाओं का सबसे बड़ा जो है एक कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, जिसको लेके चर्चा अभी भी कम हो रही है, डेट ट्रैप। तो इसलिए हमने कहा कि महिला जो रोजगार योजना है वो, उसका सही नाम है महिला कर्जदार योजना। महिलाओं को कर्ज में फंसाने वाली योजना है, अब महिलाएं इसी से परेशान है। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं ने एक नारा लगाना शुरू किया है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। ये महिलाओं की आवाज है। और महिलाएं आमदनी, वो कर्ज नहीं, खर्च के लिए पैसे चाहिए। और हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन ने जो हम लोगों ने कहा कि हम 2,500 रुपए प्रति माह, सालाना 30, 5 साल में 1.5 लाख, कोई कर्ज नहीं, खर्च के लिए पैसे महिलाओं को मिलेंगे, तो उसका भी लोगों में चर्चा है। आप लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार को ये भी बोला है कि वो डिलीवर कर रही है कॉकटेल ऑफ क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। इसको एक्सप्लेन करें। ये नीतीश जी ने ही जो कहा था उसी से हमने निकाला। नीतीश जी ने कहा था कि 3 C के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। हालांकि वो काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ, जो देश की सबसे कम्युनल पार्टी है, जिसके पूरे पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म छोड़ करके और बहुत कुछ है भी नहीं। तो लेकिन रहते हुए उन्होंने कहा कि हम 3 C से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि हमने देखा कि बिहार का जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, तो लोगों को लग रहा है कि भाई 3 C से न सिर्फ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, ये तीनों का ऐसा एक बना करके कॉकटेल परोस दिया है बिहार में। अब आप देख लीजिए, करप्शन की बात करते हैं, करप्शन लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से बिहार में संस्थाबद्ध हो चुका है, कोई काम बिना पैसे का होता नहीं। आप क्राइम और करप्शन का कॉकटेल देखिए। ये जो ये कहते हैं कि हमने प्रोहिबिशन लागू किया, हालांकि लोग भूल जाते हैं कि प्रोहिबिशन से पहले इन्होंने लिकर प्रमोट करने का काम, पहले इनकी पॉलिसी थी लिकर प्रमोशन, और बाद में इन्होंने प्रोहिबिशन की बात की। लेकिन आज हो क्या रहा है, शराब का होम डिलीवरी, और होम डिलीवरी में फंस कौन रहे हैं, बच्चे। वो होम डिलीवरी कर रहे हैं पुलिस को साथ लेकर के। एक एक थाना जो है वो उस क्राइम का और करप्शन का एक तरीके से नोडल सेंटर बना हुआ है, वहीं से सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। तो इन्होंने जो कॉकटेल बना के पेश किया है वो लोग देख रहे हैं इसको, और इसीलिए हमने कहा कि 3 C से कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। ये नीतीश जी का शायद सबसे बड़ा, इसको झूठ कह लीजिए या असत्य कह लीजिए, ये बिहार के लिए। इस बात की भी बहुत चर्चा है कि तेजस्वी साहब और राहुल गांधी के बीच में सब सही नहीं चल रहा है। आप भी उस महागठबंधन के पार्ट हैं, आप उसको किस तरह से व्यू करते हैं?
नहीं, हमको तो ऐसा लगा नहीं कभी। ये एक साथ यात्रा थी, एक साथ दोनों बुलेट लेकर के चले बिहार में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोनों का, अब राहुल जी पूरे लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के पैमाने पर, तेजस्वी जी यहाँ बिहार में है, तो निश्चित तौर पर दोनों के थोड़ा अलग अलग दायरा भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही इस समय, राहुल गांधी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सोशल जस्टिस और मोबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, और कॉरपोरेट जो लूट है इस समय सबसे ज्यादा, सब कुछ अदानी को, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और बिहार में तेजस्वी भी जो रोजगार का एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, एक नई सोच, एक यूथफुल, दोनों के पॉलिटिक्स में काफी एक यूथफुल, हालांकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी में थोड़े से एक तरीके से नई जान फूंकने की एक कोशिश हो रही है, ऊर्जा लाने की कोशिश है। तो हमें तो ये ऊर्जा दोनों में ही दिखती है, एक ऊर्जा है और उसी को हार्नेस करना जरूरी। सर, अब हम छोटा सा एक रैपिड फायर खेलेंगे आपसे, तो छोटा छोटा आंसर दीजिएगा। महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग हुई है, आपको लगता है कि वो रियलिस्टिक है कि रश थी? रियलिस्टिक या रश थी, मतलब जल्दी जल्दी की गई? नहीं, मैंने जल्दी जल्दी तो नहीं की गई, लोगों ने कहा कि देर हुई उसमें लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मोटे तौर पर दुरुस्त है, देर हुआ लेकिन दुरुस्त। और मुकेश सहनी एज अ डिप्टी सीएम, एक स्मार्ट मूव था या एक स्टंट था या एक कॉम्प्रोमाइज है? नहीं, ये कोई स्टंट नहीं है। मेरे ख्याल से जो बात है कि बिहार में अति पिछड़ी जाति के लोगों को और सम्मान चाहिए, जगह चाहिए, और उस दिशा में एक इसको स्मार्ट और तो हम नहीं कहेंगे, जरूरी, नेसेसरी एक जो फ्रेंडली फाइट्स हो रही हैं, लगभग 12 सीट्स में फ्रेंडली फाइट्स वो घट गई है काफी। उसमें तय ये हुआ कि चुनाव आते आते हम लोग देख लेंगे, एक डायनामिक रिव्यू करेंगे और कुछ लोग हट जाएंगे, और हमें तो ये स्ट्रैटेजी है, लोग हट रहे हैं। स्ट्रैटेजी है या गलती है? नहीं, ये एक तरह से कह लीजिए रियलिटी है, उसको हम स्ट्रैटेजी भी नहीं कहेंगे, उसको हम गलती भी नहीं कहेंगे। ये एक तरीके से बिहार का ये रियलिटी थी लोकली, और उस पे लोग लेकिन फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल रियलिटी है जहाँ पीछे हटने के लिए भी लोग तैयार हैं और हट रहे हैं। बिहार में अभी क्या मूड है? गुस्सा है लोगों में या एपैथी है? नहीं, एपैथी तो बिल्कुल नहीं है, गुस्सा भी सिर्फ नहीं है, उम्मीद है कि ये जो इंडिया का कोalition बना और इस बार जो हमारा संकल्प पत्र आया, हमने कहा दिस इज ए कोalition ऑफ होप एंड दिस इज ए मैनिफेस्टो ऑफ होप। तो बिहार में हम तो इस समय कहेंगे उम्मीद सबसे ज्यादा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गुस्सा है उसको हम उम्मीद में कन्वर्ट करें और निर्माण की दिशा में ले जाए। जो तो असल दिवाली जो है वो 14 नवंबर को महागठबंधन के दफ्तर में मनाई जाएगी। नहीं, हमें लगता है कि बिहार मना सके, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और बिहार अगर खुश है तो बिहार की खुशी में हमारी भी खुशी है। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।